रिकॉर्डिंग चालू हो गई। रिकॉर्डिंग चालू हो गई। चलो, तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज अपन क्या करने वाले हैं? अपन करने वाले कॉस्ट का नया चैप्टर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, क्या लिख दूं? हमें लिखना है साथ में। स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, आज अपन करने वाले स्टैंडर्ड कॉस्ट। अच्छा, सबसे पहले अपन चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते स्टैंडर्ड कॉस्ट होता क्या है। राइट, पहले वो समझेंगे तभी अपन क्या क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर पता है अपन समझते हैं, पहला वर्ड हमको दिख रहा है स्टैंडर्ड, क्योंकि भैया कॉस्ट तो हमने पढ़ लिया क्या होता है ना। तो हम पहले देख लेते क्या कि भैया स्टैंडर्ड होता क्या है। कभी सुना है क्या किसी ने वर्ड स्टैंडर्ड? कहाँ पे सुना है? जो एक चीज एक बेंचमार्क सेट करना है एक के तरीके से। इतनी कॉस्ट रखनी है, इससे ऊपर जाए तो वेरिएंस मैं तो ट्राई करना है, जनरल इससे सेंस में नीचे बोल गिर रहा हूँ। जाए स्टैंडर्ड मैंने तो सुना था पहली बार जब क्लासेस में रहते थे, नहीं स्टैंडर्ड वन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फर्स्ट। टू, हाँ ठीक है है। ना। मतलब कहाँ पे सुना था मैंने एक ये तो चीज़? एक तो स्कूल में क्लास सुना में था। सुनी थी। ठीक है, और उसके कहाँ बाद सुना था? फाउंडेशन में लो में सुना एक बेंचमार्क सेट करना, उसको भी स्टैंडर्ड बोलते हैं। बेंचमार्क। ठीक है, फिर एक और मैंने पता है कहीं तो भी इकोनॉमिक्स पढ़ा था 11th 12th में, तो वहाँ पे देखा था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग करके। हाँ, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी सुना था। स्टैंडर्ड ऑफ, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड डिवीजन, मतलब ये अपन ने कहीं कहीं कुछ कुछ देखा है। चलो अपन स्कूल से चालू करते हैं। स्कूल के अंदर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड अपन कैसे देते हैं? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ठीक है, तो तुम किसी भी अगर स्कूल का कोई बच्चा मिलता है तुमको, ठीक है, तो उससे कभी कुछ क्वेश्चन करते हो तो उसके स्टैंडर्ड के बेसिस पे करोगे। तुमको नर्सरी का बच्चा मिल गया तो उससे क्या पूछोगे? बच्चे बोल ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। पर ये 10th 11th का मिल गया तो क्या उससे ये पूछोगे? उससे क्या पूछोगे? चल बता साइन 90 कितना होता है, कॉस 90 कितना होता है ना। तो स्कूल के अंदर क्या तुम हर बच्चे से सेम सवाल पूछते हो? नहीं, हर बच्चे से उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग सवाल पूछते हो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता है क्या होता है? क्या होता है? यानी कि बहुत अच्छे से रहना, स्टेटस यानी कि बहुत अच्छा हाँ, हो। सीधे सिंपल शब्दों में औकात हाँ, कितनी है, तुम्हारी हैसियत औकात। जितनी हैसियत औकात है, जिसके अंदर मतलब ये ऐसे शब्द जो हर किसी को समझ में आ जाएंगे एक बार में, को कोई इलॉबरेट करने की नीड नहीं है। मतलब तुमको अगर कोई दिख रहा है जो बहुत महंगे कपड़े पहने हुए, ठीक है, उसने मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तुमको दिख रहा है बड़ा वो है, तो तुम उससे क्या जज कर लेते हो? इसके पापा तो है ना सीईओ होंगे तभी इतना पैसा है, इसके पापा बहुत कमाते होंगे, ठीक है, ये वो होगी, ये वो होगी, ये इसकी वाइफ होगी। समझ रहे हो? मतलब तुम क्या जज कर लेते हो? एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक अपने हिसाब से तुमने क्या करा, उसका एक बेंचमार्क सेट कर दिया उसके कपड़े को देख के कि यार मिनिमम ये इतना महंगा अफोर्ड कर रही, कहीं ना कहीं इसके पापा मतलब सक्सेसफुल होंगे। समझ रहे हो? तो तुमने क्या कर दिया? एक बेंचमार्क सेट कर दिया। अच्छा, बेंचमार्क क्या होता है? कोई बता सकता है बेंचमार्क होता है क्या? तुमने बोला ना कि भैया स्टैंडर्ड मतलब मतलब बेंचमार्क। दूसरी कंपनी को, मतलब दूसरी मैं कंपनी में जनरल किसी सेंस में बात कर चीज रहा हूँ। को देख के। अच्छा। हाँ, जनरली। जनरल सेंस के अंदर बेंचमार्क मतलब एक लेवल तक पहुंचना, मतलब उस चीज वैसी वेरी गुड, चीज अचीव करना। मतलब पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ क्या? बेंचमार्क इज अ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। मैंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि भैया मैं सीए बन जाऊंगा तो मेरे को मिनिमम 7 लाख पर एनम तो कमाना ही है। तो मैंने खुद के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि उस पॉइंट ऑफ कंपैरिजन से मैं खुद को कंपेयर करूंगा, क्या मैंने मेरे बेंचमार्क अचीव करा, क्या मैं एग्जैक्टली मेरे बेंचमार्क में हूँ, क्या आई एम अबाउ माई बेंचमार्क हो, क्या मैं वो अचीव नहीं कर पाया। मतलब मैंने क्या कर दिया? एक पॉइंट ऑफ कंपैरिजन सेट कर दिया कि यार ये मेरे को करना है। समझ रहे हो? मतलब ये क्या लेवल है, एक लेवल बोल सकते हैं ना। तो भैया हमको इतना समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं, एक बेंचमार्क, एक पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है कि भैया स्टैंडर्ड के अंदर इतना होना था, ठीक है, और कितना हुआ। तो इन जनरल लाइफ जब भी अपन देखेंगे कभी भी स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्या इक्वल होते हैं क्या? नहीं। जनरल लाइफ बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड और इक्वल इक्वल होते हैं, स्टैंडर्ड और एक्चुअल इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो इक्वल नहीं मतलब है, यही ना कि क्या सोचा था और क्या एक्चुअल में है, मतलब एक्चुअली वो। तुमने सोचा था फाउंडेशन तो भैया 350 प्लस मार्क्स से करेंगे, एक्चुअल में मार्क्स कितने आ रहे हैं पता लगा फेल ही हो जा रहे हो। समझ रहे हो? तो ये होता है
तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं पता है क्या? सबसे पहले तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, रीजंस ऑफ, अपने को स्टडी करना है रीजंस ऑफ डिफरेंसेस। भैया डिफरेंसेस आ रहे तो आ क्यों रहे? तुमने एक बेंचमार्क सेट किया था, मैं एक दिन के 16 घंटे पढ़ूंगी, पर तुम 10 घंटे के ऊपर पढ़ ही नहीं पा रहे हो, टारगेट पूरा ना होना, प्लानिंग प्रॉपर ना होना। तो क्यों नहीं हुआ? ठीक है, मन नहीं लग रहा है, मम्मी पर बुखार आ गए, समझ रहे हो, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। तो अपने को क्या देखना है? रीजंस। अच्छा, ये जो डिफरेंसेस है इनको पता है क्या बोलते हैं? वेरिएंस। वेरिएशंस। Variation. और इसको एनालिसिस करने वाली, मतलब रीजंस को एनालाइज करने वाली, इसको क्या बोला जाता है? वेरियांस। Analysis. ए स्पेलिंग भूल गया, ANALYSIS, SLS. ठीक है, वेरियांस एनालिसिस। ठीक है, मतलब भैया हमको पढ़ना क्या है इसके अंदर? हमको पढ़ना है कि ये जो डिफरेंसेस है, कितने डिफरेंसेस आएंगे और क्यों आएंगे, कितने डिफरेंसेस आएंगे और क्यों आएंगे। भैया अब इसको है ना, आपने जनरल लाइफ में तो बता दिया, अब हमको थोड़ा सा कॉस्ट से रिलेट करके बताओगे क्या? अपन ने अभी तक क्या बनाना सीखी? कॉस्ट शीट सीखी, कॉस्ट शीट बनानी। कॉस्ट शीट से अपन क्या करते हैं? कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं कि एक प्रोडक्ट बनाने में इतनी कॉस्ट लगेगी, करते हैं। तुमने एक प्रोडक्ट की कॉस्ट एस्टिमेट करी 10 रुपये, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट एस्टिमेट करी 10 रुपये। अच्छा, तुम्हारा एक्चुअल में वो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, तुमने एस्टिमेट करी ना, प्रोडक्ट बनाने के बाद तो एस्टिमेट करोगे नहीं, तो फिर उसका तो कोई फायदा ही नहीं निकलेगा। प्रोडक्ट बनने के पहले तुमने एक एस्टिमेट सेट कर लिया कि 10 के अंदर बन जाना चाहिए, है ना। अब जब तुमने एक्चुअली में बनाया तो वो कितने का बना पता है? 12 रुपये का। तो तुमको यहाँ से मालूम पड़ गया कि जो तुम्हारा वेरियांस है वो 2 रुपये है। अब वेरियांस के अंदर भी 2 टाइप होते हैं, एक फेवरेबल, एक अनफेवरेबल। मेरे को तो 10 का प्रोडक्ट 12 में बना, क्या तुम्हारे लिए फेवरेबल चीज़ है कि नहीं? हाँ, अच्छा है। अनफेवरेबल है। ये अनफेवरेबल है। ये अगर 10 का प्रोडक्ट 8 में बन जाता तो वो क्या ये होता? फेवरेबल। फेवरेबल हो जाता। ठीक है भैया, मतलब अपने को कॉस्ट का ना यूज़ कहाँ करना है कि भैया एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग हमने सोचा था इतनी आनी चाहिए, पर एक्चुअल में आ कितनी रही है, अगर फेवरेबल होगी। अच्छा मैं कहता हूँ, इतना समझ में आया? ठीक है, कि एक्चुअल कॉस्ट वर्सेस स्टैंडर्ड कॉस्ट, अपने को ये करना है। ठीक है, ये करके पता है अपने को क्या देखना है? रीजन ऑफ डिफरेंस। अच्छा, रीजन ऑफ डिफरेंस भैया हम कैसे देखेंगे? तो याद करो, अपन ने जब कॉस्ट शीट बनाई थी तो उसके अंदर 3 मेन चीजें होती है। क्या मेन चीजें होती है बोलो? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट लेबर का डिफरेंस बता दे कृति। नहीं, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मटेरियल आएगा, मटेरियल कॉस्ट आएगा, और फैक्ट्री ओवरहेड्स। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड आएगा और रिकवरी। हाँ, बहुत सारे ओवरहेड्स है, मतलब मैं यहाँ पे सीधे लिख दूँ ओवरहेड्स। हाँ, ठीक है, जो भी होगा। और उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन भी होता है, नहीं कॉस्ट के अंदर नहीं आता वो। अच्छा, अब ओवरहेड है तो ओवरहेड के अंदर 2 तरह के हो सकते हैं, हाँ, फिक्स्ड भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। सेमी वेरिएबल। वेरिएबल। अच्छा, ओवरहेड्स जो होते हैं इसके अंदर आएगा क्या क्या? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पक्का? हाँ, हाँ, तो भैया अपने को देखना है कि हमने क्या देखा था? 10 रुपये का प्रोडक्ट। यहाँ पे जो 10 रुपये नहीं, अपना 10 रुपये का स्टैंडर्ड था जिसका वो बना था 12 रुपये में। 10 का प्रोडक्ट 12 में बना था, पक्का? कोई डाउट? तो हाँ। अपना वेरिएंस कितना आया? 2 फेवरेबल, अनफेवरेबल इसलिए क्या में लिख दिया मैंने ब्रैकेट में -2। ठीक है ना। अब अपने को डिस्कस करना है भैया इसका रीजन ऑफ डिफरेंस क्या है। तो इसकी टोटल कॉस्ट 2 रुपये से क्या आ रही है? ज़्यादा आ रही है। अच्छा, टोटल कॉस्ट की कंपोनेंट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ओवरहेड के अंदर ये सब चीज़ें। तो अब ये आइडेंटिफाई करना है कि भैया मटेरियल के कारण अपनी 2 रुपये की कॉस्ट ज़्यादा ही है, लेबर के कारण ज़्यादा ही है, कि ओवरहेड में खर्चा ज़्यादा लगा है। ओवरहेड के अंदर फिक्स वाला ज़्यादा लगा है कि वेरिएबल वाला ज़्यादा लगा है। ठीक है, समझो अपने निकाल क्यों रहे भैया? हो सकता है कि मटेरियल है ना, जो मटेरियल का काम करता हो, जो मटेरियल खरीद के लाता हो। देखो, डायरेक्ट मटेरियल अपन खरीद के लाएंगे,
है ना, उसकी कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो जो मटेरियल खरीदने वाला बंदा है ना, मैंने भरत को अपॉइंट करा था। और भरत इतना जुगाड़ू आदमी है ना, जो पूरी कंपनी 10 सालों से काम कर रही थी, उसको 5 रुपये से कम में मटेरियल नहीं मिला। भरत ने आते 2 महीने में पता नहीं क्या जादू करा, इसने ऐसा सप्लायर ढूंढ लिया वो जो 4 रुपये में दे रहा है। समझ लो, मतलब इसने बहुत अच्छा काम करा। तो मैं क्या करूँगा, इसको इंसेंटिव दूंगा कि यार भरत, ये बंदा मेरे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, जुगाड़ू आदमी है, कहीं ना कहीं कंपनी की कॉस्ट बचा रहा है ना। पर वहीं पे मैंने लता को अपॉइंट करा था लेबर। अब लता ऐसी थी ना, जो काम मेरा 10 घंटे में खत्म होता था, लता उसके लगा दी थी 15 घंटे नॉर्मल में। समझ रहे हो? तो अब ऐसा है कि अब लता को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे पनिश करना पड़ेगा कि भाई थोड़ा ढंग से काम करो। तो हो सकता है कि मटेरियल ने जो काम सुधारा, 1 रुपये की कॉस्ट भरत ने जो बचाई, उसको भी किसने, लता ने कंज्यूम कर ली। क्योंकि अपन क्या देखते हैं, टोटल कॉस्ट देख रहे हैं यहाँ पे। तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, भरत ने जो बचत करी वो अपने बचत आइडेंटिफाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि लता ने उससे ज़्यादा का लॉस कर दिया, तो लता का लॉस कम हो गया भरत की बचत से। तो अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि भैया अगर हम टोटल में देखेंगे तो पूरा प्रोडक्ट 2 रुपये एडवर्स चल रहा है, पर एडवर्स किस कारण से चल रहा है। मटेरियल ने अच्छा काम नहीं करा, लेबर ने अच्छा काम नहीं करा, ओवरहेड ने, किसने अच्छा काम नहीं करा, कहाँ पे खर्चे अपने ज़्यादा लग गए, जितने लगने थे उससे ज़्यादा लग गए। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो? पढ़ना क्या है अपने को, पक्का गारंटी। बढ़ू आगे थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर हुआ क्या? मतलब अपने को निकालना क्या है, अपन ने बजट बनाया था कि भैया हमको इतने की कॉस्ट हमें आनी चाहिए थी। वेरिएंस के रीजन निकालने हैं। हाँ, वेरिएंस के रीज़न निकालने, तो सबसे पहले तो तुमको वेरिएंस निकालना पड़ेगा। अब वेरिएंस होते बहुत तरह के, मटेरियल के वेरिएंस, लेबर के वेरिएंस, ओवरहेड के वेरिएंस। उसके ओवरहेड बाद के अंदर इसके दो होते बेसिस पे भैया फिक्स्ड। मैनेजमेंट करते होंगे ना, हाँ इसके बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन देती है हाँ, ना। इसी के बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन लेती है कि भाई भरत को धक्के मार के निकाल दूँ कि लता को धक्के मार के निकाल दूँ, कि पहले भरत लिख को लो, दया उसके बाद दया वाली थाली आइए पधारिए भरत सिंह जी वाली वाली आरती करे कि नहीं करे। समझ रहे हो? पूछा था। चलो सुनो, आ जाओ। तो भैया वापस से हम क्या देख रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या देख रहे हैं? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो भैया होती क्या है? तो सबसे पहले तो पता है क्या है, इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक कॉस्ट की टेक्निक है। अच्छा भैया, तो जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक है, वैसे और भी कोई सी टेक्निक होगी क्या? हाँ, अपन ने पढ़ी भी है एक, मतलब डिटेल में नहीं पढ़ी, छोटे में पढ़ी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। याद है क्या? अच्छा, एक और अपन ने पढ़ी, थ्योरी में लिखी थी, मार्जिनल कॉस्टिंग। मतलब ये कॉस्ट की, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो ओवरहेड रेट फाइनल करने के लिए होती है ना। वही तो, वो कॉस्टिंग की टेक्निक से ही है। क्या क्या? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, ये तीनों अपने को पढ़नी है। तो अपने मेन डीपली पहले किसको चालू करा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को। ठीक है भैया, तो इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट। अच्छा, विच इज यूज्ड बाय, मतलब इस टेक्निक को कौन यूज करता है, मैनेजमेंट। क्यों यूज करता है? टू कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए। क्या चीज कंट्रोल करने के लिए? टू कंट्रोल द वर्किंग, टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ देयर मैनेजर्स, टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ देयर मैनेजर्स। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, भरत बहुत अच्छा आदमी है, लता क्या है, इसको तो धक्के मार के निकाल दो। मतलब ये क्या करा मैंने, अपने मैनेजर्स की वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से उनको जज करा। ठीक है, मैनेजर्स टू हुम दे डेलीगेट की स्पेलिंग क्या होती है, DELE, डेलीगेटेड देयर अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है क्या भैया? मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, एक कॉस्ट की टेक्निक है, जिससे क्या करते हैं, जो तुम्हारे मैनेजर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ अदर मैनेजर्स। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, चलो अपन देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस कितने तरीके की हो सकती है। मेजरली प्रोप्राइटरशिप्स या फिर पार्टनरशिप्स, या फिर लार्ज स्केल कंपनी। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हाँ, लार्ज स्केल कंपनी। ठीक है, मतलब PR। भैया इंडिविजुअल आपने इंडिविजुअल फर्म और कंपनी लिख लो ना, क्योंकि फर्म के हाँ अंदर LLP भी आएगी।
अरे मतलब अपन तो एक बार बार ओवरव्यू ले रहे थे खाली, बिल्कुल डिटेल में वो नहीं पढ़ रहे कि कितने टाइम्स वो होती है। देखो प्रोप्राइटरशिप्स हो सकती है। भैया फर्क हाँ, आपने जो ऊपर लिखा है इसमें मैनेजर क्यों यूज करा? मैनेजर क्यों यूज़ करा, क्योंकि इसको मैनेजमेंट यूज़ करता है। मेरे को बताओ ना, भैया कॉस्ट का कंपनी पता के लग। तो खुद के होते हैं ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हाँ, कंपनी के तो खुद ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट होते हैं, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट या सर्टेन करेंगे कॉस्ट को, और वही असर्टेन वो डिसीजन लेंगे। करेंगे। मैंने क्या लिखा है, यूज बाय मैनेजमेंट, कि भैया मैनेजमेंट फॉर एन एग्जांपल मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, मेरे को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की रिपोर्ट ला के दी। उसमें पता लगा कि एक जो मैनेजर है जो मटेरियल का काम देखता है वो है भरत, एक मैनेजर है जो कि लेबर का काम देखती है वो है लता, ठीक है। तो भरत ने ऐसा अच्छा काम करा, लता ने अच्छा काम बिल्कुल नहीं करा, तो मैं जो बड़ा मैनेजर हूँ, ठीक है, हाई अथॉरिटी वाला मैनेजर हूँ, मैं उसके बेसिस पे डिसीजन लूंगा कि भरत को बचा के रखना है, लता को धक्के मार के निकालना है, ठीक है। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट यूज बाय मैनेजमेंट टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ देयर मैनेजर, तुम लोग, टू हुम दे डेलीगेटेड देयर अथॉरिटी, मतलब मैंने मेरी अथॉरिटी तुमको पावर क्या कर रखा है, डेलीगेट कर रखा है, ठीक है। ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, प्रोप्राइटर फर्म के अंदर जो ओनरशिप ऑफ वर्किंग होती है वो कौन करता है? ओनर खुद इंडिविजुअल होता है वो। भैया जो इंडिविजुअल होते हैं जिसकी प्रोप्राइटरी फर्म होती है वही ठीक है, करता है। वही करता है, जो मतलब काम कौन करता करता है है? वही संभालता है। ये प्रोप्राइटर की स्पेलिंग सही लिखी है ना भैया? सही पार्टनरशिप के अंदर लिखी कौन होगी। करता है? पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स करते हैं पार्टनर्स मैनेजमेंट का करते हैं। डिसीजन, और कहीं कहीं स्पेसिफाई होता है डील के अंदर कि एक ही पार्टनर करेगा। यहाँ पे कौन करेगा? मतलब यहाँ पे बड़ा मैनेजर कौन, प्रोप्राइटर या पार्टनर्स, इन लोगों को क्या लेना है, डिसीजन लेना है। हम्म। पर वहीं पे जब अपनी कंपनी की बात आती है, किसकी बात आती है बच्चों? भैया कंपनी की, ठीक है। तो यहाँ पे ओनरशिप और वर्किंग, मेरे को बताओ ओनरशिप किसकी रहती है? भैया ओनरशिप होती है शेयर होल्डर्स की। इक्विटी होल्डर्स। नहीं, प्रेफरेंस वाले भी रहते तो ओनर ही है, बस उनके राइट में थोड़ा सा हाँ, प्रेफरेंस होता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स मतलब बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं। हाँ मैनेज करते हैं, मतलब वो हर एक शेयर होल्डर्स को ओनर तो हाँ मान वो नहीं सकते ना अपॉइंट। अपन। हम्म। पर अपनी जो वर्किंग होती है वो कौन करता है? इम्प्लॉयज करते हैं, मैनेजमेंट करती है। वो करता है मैनेजर्स, ठीक है। वो कौन करता है? एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, है ना, नॉट द ओनर। भैया आप इसे हमको बताना क्या चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूँ कि भैया जो पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, वहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ऐसा कुछ यूज़ आने वाला है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो अपन ओनरशिप भी अपनी रहती है, काम भी अपन ही करते हैं। तो अपन बस ये कर लेंगे कि खुद को एक बार जज कर लेंगे कंपैरिजन के लिए कि हमने काम अच्छा करा है कि नहीं करा है। पर वहीं पे जो लार्ज स्केल कंपनीज होती है वहाँ पे ओनरशिप अलग होती है। मतलब ओनरशिप कौन रहती है? शेयर होल्डर्स। तो अपने को शेयर होल्डर्स को रिपोर्टिंग करनी रहती है, ओनर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्टिंग करनी होती है कि भैया काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के कारण अच्छा नहीं हो रहा है तो भैया उसको हम क्या करेंगे? टाटा बाय बाय। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? पक्का? हम्म। अच्छा नोट करना है क्या? नहीं, इसमें नोट करने वाला था क्या? हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वो बस ऊपर वाली बस नोट कर लेते हैं, लाइन लिखी हुई है जो। ठीक ठीक। एक सेकेंड दे दोगे क्या यार भैया हमको? ठीक है भैया, इन लार्ज स्केल, ठीक है, हाईलाइट करा हुआ अच्छा दिख रहा है ना? हम्म। इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो ओनर्स होते हैं या फिर जो भी कौन होते हैं, मेंबर्स, कैन नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क, ठीक है, वो खुद से काम नहीं कर सकते, ऑल द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो दे
appoint managers and delegate them responsibility of certain functions of organizations. ठीक है भैया, हम समझ गए भैया, हमको लिखने दो, हम बाद में समझेंगे इसको। डन। ठीक है, बोल के टाइप कर दो ना। since the managers have power to take decisions of their respective function, so they must be accountable responsible. They must be accountable responsible for their decisions and performance of their subordinates. कि भैया हमने देख लिया कि जो ओनर्स होते हैं वो खुद तो सारा काम कर नहीं सकते, तो वो मैनेजर्स को अपनी पावर डेलीगेट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि भैया जो मैनेजर्स होते हैं ना, उनके पास पावर होती है खुद के डिसीजंस लेने की। तो अगर पावर आती है तो उनके पास एक अकाउंटेबिलिटी भी आती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है उनके खुद के डिसीजन की, और उनके जो सब ऑर्डिनेट्स है वो कैसा काम कर रहे हैं उसकी भी। अगर कुछ भी ढंग का नहीं चलेगा तो उंगली किस पे उठेगी? जो मैनेजर्स है, जिनको ओनर्स ने अपनी पावर को डेलीगेट किया है। So the board of directors establish some benchmark of standards or targets of cost performance at the beginning of the review period, ठीक है, and communicate them to manager concern during the review period. Actual performance of the managers were recorded, and at the end of the review period, their actual performance will be compared with standard to a certain deviation, which is technically known as variances. ठीक है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई सा अच्छा सा फ़ोन बताओ यार जो अच्छा दिखे। अच्छा भाई, आप हमको लिखने दो भैया, आपने ना यहाँ पे फ़ोन के चक्कर में हमारे सामने से वो हटा दिया है ना। अब लाइट दिखने लगी कुछ। अच्छा, लाइट दिखने लग गया, थोड़ा सा डार्क करूँ? बोल्ड कर दो ना। अरे कोई सा अच्छा सा, ये वाला अच्छा दिख रहा है। हाँ, हाथ से लिखा करो, अब अपने कुछ दिक्कत ही नहीं होगी।
अब जो वेरिएंसेस विच इंक्रीज द कॉस्ट और डिक्रीज द प्रॉफिट, बताओ, सुनो ना, कौन से होंगे? वेरिएंसेस विच इंक्रीज द कॉस्ट और डिक्रीज द अनफेवरेबल। प्रॉफिट, मतलब एडवर्स। Organization will be defined as adverse variance। ठीक है क्या ये? हाँ भैया ठीक है, इसके अंदर ऐसा था ही क्या जो हमको नहीं समझ में आता, जो हमें पता नहीं था। जो हमें पता नहीं था। आपने यहाँ पे फेवरेबल लिखा, ऊपर एडवर्स लिखा था, ऊपर अनफेवरेबल लिख देते। नहीं, टेक्निकल शब्द ऐसे ही जैसा बोलेगा अपन वैसा ही करेंगे। ठीक है क्या? एक बार समझते अपन टोटल लिखा क्या है भैया। इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ओनर्स मेंबर्स वो सारे काम खुद से नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मैनेजर्स को अपॉइंट कर देते हैं और डेलीगेट कर देते हैं। यहाँ पे डेलीगेट है, ठीक है, कुछ तो भी लिखा गया है, डेलीगेट कर देते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फंक्शंस, ठीक है।
अब बोला गया है सिंस द मैनेजर्स है पावर टू टेक डिसीजंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन, अपन ने जिसको डेलीगेट करी अपनी अथॉरिटी, ठीक है, अपन ओनर समझो, तो अपन ने जिसको अथॉरिटी डेलीगेट करी उनके पास पावर्स होती है जो अपन ने उनको दी जिससे वो उनके फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो दे मस्ट बी अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर सबऑर्डिनेट, उनके डिसीजंस और उनके सबऑर्डिनेट्स के जो भी एक्शंस होंगे, भले ही अच्छा है बुरा, उसके लिए वही अकाउंटेबल होंगे, वही रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है ना जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो इस्टेब्लिश कर देते हैं सम बेंचमार्क्स, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड्स और टारगेट्स ऑफ कॉस्ट और परफॉर्मेंस, या तो इतनी कॉस्ट लगनी चाहिए या फिर इतना परफॉर्मेंस आना चाहिए। एट द बिगनिंग ऑफ रिव्यू पीरियड, मतलब साल चालू होने के पहले ही, कुछ भी पीरियड चालू होने के पहले ही, एंड कम्युनिकेट देम टू मैनेजर कंसर्न, हर किसी का कम्युनिकेट कर देते कि भैया ये बेंचमार्क है। अब ड्यूरिंग द रिव्यू पीरियड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स वर रिकॉर्डेड, अपन उनको रिकॉर्ड करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ रिव्यू पीरियड उनका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है उसको कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड से, टू अ सर्टेन डेविएशन विच इज टेक्निकली नोन एज वेरियांसेस, विच इज टेक्निकली नोन एज वेरियांसेस। भैया इसको है ना आप इस कलर से करो तो ये हाईलाइट दिखेगा, ठीक है। उसके बाद वेरियांसेस विच इंक्रीजेस द कॉस्ट, मतलब ऐसा वेरियांस जो कॉस्ट बढ़ा रहा है या फिर प्रॉफिट कम कर रहा है, विच इज इंक्रीजिंग द कॉस्ट और डिक्रीजिंग द प्रॉफिट और ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं एडवर्स वेरियांस। और इसका वाइस वर्सा, मतलब अपोजिट क्या होता है कि वेरियांस जो डिक्रीज कर देता है कॉस्ट को, इंक्रीज कर देता है प्रॉफिट को, उसको बोलते हैं फेवरेबल वेरियांस, ठीक है भैया। अब बोला गया एज फार एज आवर सिलेबस इज कंसर्न्ड, अपना जॉब कहाँ पे खत्म होता है, आर जॉब इज ओवर विथ असर्टेनिंग वेरियांसेस, मतलब अपने को सिर्फ वेरियांस का वैल्यू निकालने की फेवरेबल अनफेवरेबल है, बात खत्म। बट इन रियल लाइफ एक्चुअल वर्क स्टार्ट आफ्टर असाइनमेंट ऑफ वेरियांस, भैया तुमने वेरियांस असर्टेन तो कर लिया, ठीक है ना, एक्चुअल के अंदर मतलब जो हो रहा है, जो कमियां खामियां वो पता लग गए, अब उसको वो वर्क कैसे करना है वो मेन काम है ना। लता को मालूम पड़ गया क्या कि उसका अकाउंट्स वीक है, कृति को मालूम पड़ गया क्या कि उसका कॉस्ट वीक है, भरत को मालूम पड़ गया क्या कि उसकी थ्योरी वीक है, तो मालूम तो पड़ गया, समझ रहे हो, पर इसके ऊपर वर्क करना ही तो मेन काम है, मालूम पड़ के थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर वर्क करना, तो इन एक्चुअल लाइफ क्या होता है, इनको कैसे, मतलब इनको मिनिमाइज कैसे करें, जो एडवर्स वेरियांसेस है इनको मिनिमाइज कैसे करें, फेवरेबल वेरियांस को मैक्सिमाइज कैसे करें, ये अपना एक्चुअल में वर्क होता है, ठीक है। अच्छा, मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई देयर परफॉर्मेंस इफ दे कांट, अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाए तो क्या होगा, देन दे विल बी पेनलाइज, ठीक है, उनको पेनल्टी लगेंगे, किसके लिए, उनके अंडर परफॉर्मेंस के लिए। और अगर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, उन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया, तो उनको क्या करेंगे, रिवॉर्ड भी देंगे, कैसे, इंसेंटिव्स वगैरह, ठीक है क्या। चलो भैया ठीक है, अब मैं है ना वापस से अपन जाते ऊपर, कुछ याद आ रहा है क्या ये, हाँ भैया अभी 10 मिनट पहले तो देखा था, आधा घंटा हो गया देखे को अपने को, पता है क्या। चलो, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, टोटल वेरियांस, ठीक है, टोटल, अच्छा टोटल वेरियांस की जगह यहाँ पे लिखते अपन टोटल प्रॉफिट वेरियांस, टोटल प्रॉफिट वेरियांस, ये तो फेवरेबल हो गए। नहीं, इसके अंदर भी फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, कैसे, अब बताओ, समझना, यहीं से समझना चालू कर रहे, यहीं से मैं तुम्हारे फॉर्मूले के याद करने की वो एक बेसिक बनाते जा रहा हूँ। टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है, तुम क्या चाहोगे, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो कि कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा, मतलब तुम चाहोगे कि तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा हो। पूरे चैप्टर में जो तुमको ज्यादा लगेगा उसको पहले लिखना, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस क्या, बजटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट्स के लिए कभी भी स्टैंडर्ड वर्ड यूज नहीं होता, प्रॉफिट्स के लिए बजटेड यूज होता है, ठीक है, माइनस बजटेड, ठीक है, बजटेड प्रॉफिट्स। पर यहीं पर अगर मैं टोटल कॉस्ट वेरिएंस लिखता तो पता है क्या लिखता, बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्यों, क्योंकि मैं क्या चाहूंगा, मेरी कॉस्ट कम से कम लगे, और मैंने क्या बताया, कम लगे वो चीज क्या आनी चाहिए पीछे, ज्यादा लगे वो चीज कहाँ आनी चाहिए आगे, ठीक है, समझा क्या लता जी। तो बताओ एक्चुअल प्रॉफिट माइनस बजटेड प्रॉफिट, भैया ऐसा क्यों, तो मेरे को बताओ, अपन हमेशा क्या चाहेंगे, अपने वेरिएंसेस फेवरेबल आए। प्रॉफिट वेरिएंस फेवरेबल कब आएगा, जब एक्चुअल ज्यादा होगा बजटेड कम होगा। तो कॉस्ट वेरिएंस फेवरेबल कब जाएगा, जब बजटेड कॉस्ट ज्यादा होगी एक्चुअल कॉस्ट कम होगी, तो ये क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे, समझा क्या।
जो तुमको जो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है, जो तुम चाहते हो उसको हमेशा आगे लिखना है। जो तुम चाहते हो ज़्यादा है, प्रॉफिट या कॉस्ट, ठीक है, वो आगे लिखेंगे। अच्छा, कॉस्ट क्यों चाहिए हम ज़्यादा है? कॉस्ट ज़्यादा आएगी अगर तुम चाहोगे, क्या नहीं चाहते ना कॉस्ट ज़्यादा है तो कम बजटेड आनी कॉस्ट चाहिए। आगे लिखेंगे। हाँ, बजटेड कॉस्ट आगे लिख दो, बजटेड, और उसके पीछे क्या माइनस कर दो, एक्चुअल। अच्छा, अब जो प्रॉफिट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मतलब प्रॉफिट का वेरिएंस आ रहा है, ठीक है, ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, तो ये आ रहा है ड्यू टू चेंज इन कॉस्ट। जिसको पता है क्या बोला गया, कॉस्ट वेरिएंस, जिसको बोला गया कॉस्ट वेरिएंस। या फिर एक और चीज़ से आ सकता है कि भाई कॉस्ट तो पता है जितनी सोची थी उतनी लगी, पर जितने में सोचा था कि इतने में बेच देंगे उतने में हम बेच नहीं पाए। हमने सोचा था 20% प्रॉफिट में बेच देंगे, हम बेच ही नहीं पाए, है ना। तो ड्यू टू चेंज इन सेल्स मार्जिन, है ना। भैया टोटल प्रॉफिट कैसे देखोगे, या तो तुम्हारी बाद में लिख लेना, बाद में आराम से लिख लेना, पेन रख भरत, पेन रख कीर्ति, पेन रख। अपना टोटल प्रॉफिट का वेरिएंस आ कैसे रहा है, ड्यू टू चेंज इन कॉस्ट या फिर ड्यू टू चेंज इन सेल्स मार्जिन, ठीक है जी। अच्छा, मैं को बताऊँ, अच्छा भैया एक तो है ना, आप आपकी स्पेलिंग सही कर लो। ये क्या लिखा है, साल से सेल्सी क्या लिखा है ये, हमको बोलते रहते हो पेन रखो, खुद को पेन चलाते आता है पर लिखते नहीं आता, नहीं स्पेलिंग नहीं आती। बताओ, इसका अगर मैं वेरिएंस का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो तुम बताओ, सेल्स मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, ज्यादा। तो आगे क्या लिखूंगा, जो एक्चुअल सेल हो एक्चुअल, माइनस बजटेड। मतलब ऐसा लिख दूँ, एक्चुअल मार्जिन माइनस हाँ, बजटेड। बजटेड मार्जिन, मतलब बजट बना था 10 का और होना चाहिए 12। और वहां पे लिखो आप बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एक अच्छी बात लिखूं, एक अच्छी चीज़ बताऊं क्या, बहुत खुशी होगी, सिलेबस में नहीं है। इसमें भरत ने लिख अरे लिया। होना चाहिए था। मज़ा आता है ना। हाँ, आरटीपी पहले था, मतलब जो अभी अभी जो चल रहा है ना, तुम लोग पढ़ रहे हो न्यू स्कीम, मतलब अभी जो चल रहा है इसके अंदर पहले ओल्ड स्कीम भी चलती थी ना, तो जो ओल्ड स्कीम थी उसके अंदर ये पढ़ाते थे, न्यू स्कीम में इसको हटा दिया, होना चाहिए था, नॉलेज बढ़ती। नॉलेज बढ़ गई। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। अब भैया चेंज इन कॉस्ट है, तो चेंज इन कॉस्ट कितने तरीके के लिए हो सकती है, मतलब यहाँ पे क्या करूँ, टोटल कॉस्ट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला लिखवा पाओगे क्या मेरे को, टोटल कॉस्ट बजटेड वेरिएंस का। कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अरे अरे, इतना मोटा नहीं लिखना भाई, पतला, तो हम भी लिख लेते हैं। बजटेड माइनस, ओ पेन नीचे रखने को बोला ना, बाद में ये टाइम भी दूंगा लिख मैं। रहा है। यार तुम दोनों या तो लिख लो या समझ लो, पहले शांति से समझ लो, लिखने के लिए मैं कभी बोलता हूँ कि जल्दी करो। अरे समझ रहा हूँ ना। नहीं तो पेन रख देना भरत, मैंने जब स्पेसिफिकली बोला, ठीक है, बजटेड माइनस एक्चुअल। अच्छा, चेंज इन कॉस्ट कितने तरीके की हो सकती है, भैया आपने ना ऊपर एक टेबल बनवाई थी, हाँ बनवाई तो थी, देखो, रीजन फॉर डिफरेंस, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, हो सकता है 3 तरीके के। अरे बोलो यार, हाँ, तो डायरेक्ट पहले थोड़ी सी मटेरियल, मैं डायरेक्ट झालरें अच्छी कर लूँ, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल लिखो ना। मटेरियल लेबर अगर तुमने लिखा है तो डीएमडी की वो डायरेक्ट होगा, क्योंकि अगर इनडायरेक्ट होता तो वो इंक्लूड क्या के अंदर होगा, ओवरहेड्स में। मटेरियल वेरिएंस। अच्छा, जो ओवरहेड है उसके अंदर भी अपन ने 2 पढ़े थे, उसमें दोनों ही 3 थे ना, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट 3 थे ना। फिक्स्ड वेरिएबल होंगे। वेरी हाँ। गुड, फिक्स्ड और वेरिएबल।
अच्छा, इसके अंदर हमने 3 देखे थे। इसके अंदर नहीं, बस यहाँ पे खत्म। वो भी मैं था बताया था इंटरेस्ट। ओवरहेड हो सकते हैं कि ओवरहेड के अंदर आएगा क्या क्या, इनडायरेक्ट कॉस्ट, सॉरी इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और वो। अच्छा सुनो ना, अब जो तुमको मैं बताता हूँ मटेरियल वेरिएंस है ना, इसके अपने को पढ़ने 5 वेरिएंस। इसके 5 टाइप्स है ऐसा ना? मटेरियल वेरिएंस के अंदर 5 वेरिएंस पढ़ने अपने को। अच्छा, ओके। कि मटेरियल महंगा आया, मटेरियल आया तो उसी रेट सस्ता पे आया। है ना, मटेरियल महंगा आया सस्ता आया, मटेरियल आया तो उसी यूज पे, क्या अपन उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करा। भैया वो हाँ भी भैया, इसमें आएगा क्या? मतलब मटेरियल आ तो गया पर इन्वेंटरी में पड़ा पड़ा, मतलब वो आउट देती दोगे? नहीं वो अपन अलग से पढ़ेंगे, वो मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर आएगा तुम्हारा। ठीक है, लेबर के अंदर अपने को पढ़ने 6 वेरिएंस। फिर इन सब के फॉर्मूला भी होंगे ना, 5 वेरिएंस के, 6 वेरिएंस के। यस, अब वो आप याद करा देना। फिक्स के होंगे अपने 3, और वेरिएबल के कितने अपने 7। टोटल कितने हो गए? 16, 21। ठीक है, तुमको इतने वेरिएंसेस पढ़ने हैं। चलो अभी टेबल बना लो ना। एक बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा क्या है? देखो एब्स्ट्रैक्ट बना के लिखेंगे। भैया उसको हमें बाद में लिखना है ना, लिखते लिखते समझ नहीं आता। जो कॉस्ट वेरिएंस होता है इसके अंदर, इफ स्टैंडर्ड कॉस्ट इज मोर देन एक्चुअल कॉस्ट, तो यहाँ पे वेरिएंस कैसा होगा अपना? नेगेटिव, यानी कि एडवर्स। अच्छा, ज्यादा पॉजिटिव आएगा, कॉस्ट की बात कर रहे पॉजिटिव हैं आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। हाँ। कॉस्ट स्टैंडर्ड ज्यादा होनी चाहिए अपनी एक्चुअल कॉस्ट से। अरे मैं तो लिख रहा हूँ ये फेवरेबल वेरिएंस होगा ना, हाँ फेवरेबल होगा। कि एडवर्स होगा? तो फेवरेबल फेवरेबल एक्चुअल से स्टैंडर्ड। अभी फॉर्मूला पढ़ा ना ऊपर। अरे फॉर्मूला स्टैंडर्ड नहीं कम पढ़ा? आनी चाहिए, तो स्टैंडर्ड कम आनी चाहिए ना। स्टैंडर्ड रुक जा एक्चुअल कम आनी चुप। चाहिए। मैं सुन ना नहीं। कृति, तूने सोचा था 10 रुपए अच्छा की एक ठीक है, पेंसिल बनेगी, ठीक है, स्टैंडर्ड ठीक है, 10 ठीक है, रुपए, ठीक है। पर तेरे लगी सिर्फ 8 ही रुपए, तो फायदा हो गया ना। कॉस्ट के अंदर उल्टा, ठीक है, कॉस्ट है तो कॉस्ट के हिसाब से सोचना है, ठीक है भैया। इफ एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो यहाँ पे एडवर्स वेरिएंस। एडवर्स वेरिएंस, ठीक है भैया। मेरे ना ऑयली हाथ हो गए। सो while calculating variances related to cost, मतलब अपन कॉस्ट से रिलेटेड वेरिएंस, प्रॉफिट वाले नहीं, कॉस्ट वाले, ठीक है, रिलेटेड टू कॉस्ट, वी शुड राइट स्टैंडर्ड फर्स्ट and subtract actual cost from them। क्या समझ में आया मैंने ये क्या लिखवाया है? आपने ये लिखा है, जब भी हम कॉस्ट रिलेटेड कोई भी वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसमें हमें स्टैंडर्ड सबसे पहले लिखना है, और फिर जो इसका स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करना है, क्योंकि अपन क्या हाँ, चाहते हैं, अपना कॉस्टिंग कम आए मतलब क्या, एक्चुअल कॉस्ट कम। भैया अब एक और चीज, इफ actual resources consumed is more than standard quantity, भैया रिसोर्सेज एक्सपेंस चेक करो ना। क्या? अरे if actual resources consumed is more than standard quantity या फिर hours, समझाऊंगा ये क्या करें अपन। तो ये होगा
एडवर्स। अब मेरे को बताओ, फॉर एन एग्जाम्पल तुमको बनानी है 100 यूनिट। 100 यूनिट बनाने के लिए तुम्हारा 50 kg रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए, पर पर तुमने हमने 100 के 55 अंदर कर कितना दिया, कर दिया, 55 kg रॉ मटेरियल यूज कर दिया। तो फिर ये एडवर्स हो जाएगा। एक्चुअल रिसोर्सेस कंज्यूम्ड कितने, 55 kg इज मोर देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। 55 kg में कितने बनाए तुमने, 100, तो कितने 50 में बन जाने चाहिए थे। अगर तुम 55 यूज करो तो कुछ ना कुछ मतलब तुम्हारे बनने कितने चाहिए थे एक्चुअल यूनिट, 105 या समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ तो बढ़ना चाहिए था। तो मतलब जो एक्चुअली तुम रिसोर्सेस कंज्यूम कर रहे हो वो ज़्यादा कर रहे हो स्टैंडर्ड रिसोर्स की क्वांटिटी से, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एडवर्स वेरिएंस, ठीक है जी। इफ एक्चुअल रिसोर्सेस consumed, if actual resources consumed is less than अरे लता जी बोले स्टैंडर्ड क्वांटिटी या फिर स्टैंडर्ड आवर्स। क्वांटिटी मतलब रॉ मटेरियल, आवर्स मतलब लेबर, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, सुनो तो। अब अपन ने एक तरह के और वेरिएंस देखे थे, कौन से वाले, ओवरहेड। ओवरहेड के अंदर फिक्स। अच्छा मेरे को बताओ, क्या जो भी ओवरहेड होते हैं अपन ने साल के पहले क्या करते हैं, खर्चा पहले होता है, बाद में उसको क्या करते हैं, रिकवर करते हैं। अगर तुम्हारी रिकवरी पूरी हो गई, 1 लाख खर्चा करा और उसने 1 लाख जितना ही आउटपुट निकाल लिया, 1 लाख रुपए रेंट का दे रहे हो तुमने, 1 लाख जितना ही निकल लिया तो नॉर्मल है। 1 लाख का रेंट भर के अगर तुमने 1,20,000 का काम निकलवा लिया, मतलब क्या है, फेवरेबल। 1 लाख का खर्चा करके 80,000 ही रिकवर कर पाए, एडवर्स। तो तुम क्या चाहोगे, रिकवरी कैसी हो, ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा हो रिकवरी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओवरहेड रिकवर्ड, ओवरहेड रिकवर्ड इज लेस देन। अच्छा नहीं लता जी ने मोर देन बोला, हम ओवरहेड रिकवर्ड इज मोर देन, क्या लिखूंगा, एक्चुअल ओवरहेड। तो ये क्या होगा, ये होगा फेवरेबल। बट वहीं पे ओवरहेड रिकवर्ड इज लेस देन एक्चुअल, तुमने एक्चुअल खर्चा 1 लाख का कराओ, उसको रिकवर कितना कर पाए, सिर्फ 90,000, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्स लिख लो, ये हो जाएगा भैया, एडवर्स। हाँ भैया, तो फिर हमने डायरेक्ट मटेरियल वाला तो करा ही नहीं। डायरेक्ट मटेरियल, अरे लिखो लिखो, अभी तुम जो जो कराते जाओ लिखा लिखते जाओ। अभी मैं फॉर्मूले नहीं बता रहा हूँ तुमको, सिर्फ समझा रहा हूँ जो जो चीजें है। फॉर्मूला वापस लिखो और एक बार। हाँ, अब अगर तुम्हारा अगर ये लग रहा है कि फेवरेबल है, तो क्या मतलब इसका, कि हमेशा क्या हुई होगी, ओवर रिकवरी हो रही होगी ज्यादा, ओवर रिकवर। ओवर रिकवरी। और यहाँ पे क्या होगा, अच्छा भैया भैया इसका आपके पास तो ऑप्शन है कि आप नीचे खिसका लेते हो, तो या तो आप पहले लिखा करो। अब हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है। क्या, वेरिएबल, रेवेन्यू, अरे बोल भी है ना, सेल्स, ओवरहेड वेरिएबल। प्रॉफिट, रेवेन्यू सेल्स प्रॉफिट, इसके अंदर क्या होना चाहिए भैया, एक्चुअल आगे होगा कि बजटेड आगे होगा, एक्चुअल आगे होगा। ठीक है जी। भैया लिख लो। अरे एक लाइन है रे, लिख लो। अब इसके अंदर मतलब जब भी तुमसे कॉस्ट की बात करेंगे ना, जब भी तुमसे कॉस्ट की बात करेंगे, मतलब वो बात कर रहे हैं आउटपुट, मतलब उन्होंने बोला कि इतनी कॉस्ट आई, मतलब इतने प्रोडक्ट बनाने में इतनी कॉस्ट आई, मतलब बनाने में जो बन गए, आउटपुट इतना, आउटपुट करने में इतनी कॉस्ट आई। पर यही अगर वहां पे कहीं लिखा हुआ है क्या, प्राइस रेट, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पता है वो इनपुट की बात कर रहे हैं कि भैया इतना इनपुट, इतना रॉ मटेरियल अपने को कितने में मिला, इस रेट में मिला, इस प्राइस में मिला। लॉजिकली अपन जो नॉर्मल बात करते हैं ऐसी करते हैं ना, ठीक है। टॉकिंग अबाउट इनपुट, ठीक है,
आवर्स रेट पर आवर, ठीक है, मजदूरों से काम कराने में कितना लगता है, रिसोर्सेस, ये सब क्या है, इनपुट है जिससे आउटपुट प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी। ओके लिख शांत हो जा। नहीं, अब अपन सीखते हैं भैया एक तरीका बताऊं क्या, ये अभी लिखना है या नहीं लिखना, पहले यही बता दो। लिख मटेरियल के वेरिएंसेस करते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल का एक बार नेचर देख ले क्या, कि मटेरियल क्या होता है, क्यों होता है, किससे होता है, हाँ बोलो जी। ओके हाँ देखो बताओ क्या होता है, क्यों चलो। होता है, कैसे होता है। द नेचर ऑफ कॉस्ट, मतलब मटेरियल की कॉस्ट का नेचर कैसा होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट वेरिएबल डायरेक्ट वेरिएबल वेरिएबल, वेरिएबल। मतलब हमेशा इसकी कॉस्ट अपन कैसे देखेंगे, कॉस्ट पर यूनिट पर यूनिट यूनिट। गलती मत करना ला, जो अपन देखिए कॉस्ट शीट में कैसी गलतियां होती है ना, जो पर यूनिट है हाँ। हमेशा क्या रहेगी, सेम, सेम ठीक है, हाँ और टोटलिटी में क्या करेगी, वेरी। चेंज होगी टोटल में, ठीक है। और चीज होती है अपन देखा था परसेंटेज चेंज इन, क्या बोलो बोलो, ये तो आना चाहिए, परसेंटेज चेंज इन कॉस्ट, को- आउट नहीं क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन कॉस्ट। सही है, मतलब कैसे मर्जी लिख लो, एक ही बात है। है ना, आगे पीछे, ठीक है, मतलब दोनों का रेशो बनाना चाहिए ना। बिल्कुल। 1:2 कॉस्ट डन। अब है ना, मैं तुमको थोड़ा सा ऐसे के पास लेके जाता हूँ, कहाँ लेके जाता हूँ, मतलब उसके सदी मैथ पे यस। फिर बहुत सुनो। इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिख रहा है क्या, जी क्या बोला हुआ है यहाँ पे, NXE मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन दी है, एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन दी, इसके बेसिस पे क्या करना है, मटेरियल के बहुत सारे जो वेरिएंस होते हैं मैंने लिखवाए जितने तरह के होते हैं वो सब कैलकुलेट करने हैं। अपने को भी ये दिमाग नहीं लगाने की क्या कैलकुलेट करना है, मैं पता है इतनी दूर, इतने किलोमीटर दूर तुमको सिर्फ क्या दिखाने के लिए लेके आया हूँ, मैं लिखवाऊंगा ना, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ तुमको, मैं सिर्फ एक चीज दिखाने के लिए लाया हूँ। स्टैंडर्ड कितना दिया, मटेरियल फॉर 70 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, मतलब तुमको स्टैंडर्ड ठीक है। कितना दिया है, 70 kg ऑफ आउटपुट, हाँ 70 वो बन रहा है 100 मतलब kg raw आउटपुट material कितना है, 70 किलो के आउटपुट के हिसाब से तुमको क्या दिया हुआ है, रॉ मटेरियल। स्टैंडर्ड, हाँ हाँ स्टैंडर्ड 70 किलो का है, पर एक्चुअल में तुम्हारा कितना हुआ, 2,10,000। तो क्या ये और ये कंपेरेबल है, हाँ हाँ नहीं, कर सकते हैं। मेरे को बताओ तुम्हारी प्राइस ऑफ मटेरियल, अच्छा प्राइस तो पर यूनिट सेम ही होगी, हाँ इसमें भी यही और इसके अंदर भी अपन प्राइस निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ। मेरे को बताओ यहाँ पे मटेरियल 70 kg के लिए 100 kg लगा था, ठीक है, प्राइस ऑफ मटेरियल कितना है, 1 रुपये, मतलब यहाँ पे तुम्हारे लगे कितने होंगे, सिर्फ 100 रुपये, हाँ पर यहाँ पे तुम्हारे कितने लगे होंगे, आउटपुट कितना लगा, 2,10,000, मतलब 2,10,000 रुपये लगे होंगे। तो क्या वो 100 रुपये 2,10,000 को तुम कंपेयर करके बोल सकते हो कि भैया कितना आ गया, हाँ 2,09,990। हाँ मुझे भी नहीं आया। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमको स्टैंडर्ड दिया हुआ है, समझो, चलो इधर लेके आता थोड़ा हूँ, खुलकर बताओ। बिल्कुल खुल के बताता हूँ। तुमको स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है 70 kg की 5 लाख, ठीक है, मतलब 70 किलो का, कितनी होगी? नहीं वो 1 kg वेजी गया भाड़ में, ठीक है, हम्म। वो भी गया भाड़ में। हमने क्या देखा कि भैया 70 किलो बनाने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगती है, 5 लाख, फिर अपने को दे दिया एक्चुअल कॉस्ट। अब अगर एक्चुअल कॉस्ट भी वो देते कि 70 किलो बनाने के लिए हमने कितने लगा दिए, 3,60,000 या फिर 7 लाख, हो गया। तो फेवरेबल हो गया। तो अपन इसको और 7 डायरेक्टली लाख माइनस कर वाला देंगे कि भैया 5 लाख माइनस 3,60 या 5 लाख माइनस 7, 1,40,000। है ना। और आपने पर- कहा था कि हमेशा स्टैंडर्ड आगे लिखना है। पर सुनो, पर हाँ यहाँ पे अपने डायरेक्ट माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि सेम थे सर, यहाँ पे भी 70 का था, यहाँ पे भी 70 का था, हाँ पर अगर ये यहाँ पे अपने को देता 100 किलो बनाने के लिए अपन ने 5 लाख रुपए लगा दिए, तो पर यूनिट तो निकालो। क्या पर तुम केजी 5 के लाख हिसाब से माइनस निकलेंगे। 5 लाख कर सकते हो, नहीं नहीं। भैया, क्योंकि यहाँ नहीं, पे एक ऊपर वाले कॉस्ट को 70 की है, multiply यहाँ करेंगे। पे एक कॉस्ट 100 की है, हाँ हम्म, तो अपने को क्या करना पड़ेगा,
क्या एक्चुअल आउटपुट को कम करके 70 किलो पे लेके जा सकते हो? नहीं नहीं। तो ये तुमको standard क्वेश्चन को देके बनाना। रखेगा स्टैंडर्ड 70 रुपए का, तुमको बनाना है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड हम्म, कितने किलो का? 100 किलो का। तो मेरे को बता 70 किलो की 5 लाख तो 100 किलो की कितनी प्रोपोर्शनेट करके निकाल लोगे? हमेशा ऐसे प्रोपोर्शनेट करके तुमको रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना रहेगा। अब वो क्वेश्चन में भी मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुमको यहाँ पे आगे भैया। 70 किलो के लिए स्टैंडर्ड दिया हुआ था, तुमको आउटपुट कितना कर दिया? 2,10,000। तो तुमको स्टैंडर्ड भी कितना बनाना पड़ेगा? रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा 2,10 का। भैया उसका आया था 2,14,250। हाँ जितना भी आएगा, मतलब समझ गए तुम लोग मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे तुमको? खुल के समझाया तो समझा ना? मतलब अपने को रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, बस ये बताना था। ठीक है जी, बना लेंगे, क्या बना लेंगे भैया, क्या दिक्कत है? आप हो तो बस सब कर लेंगे हम तो। चलो ठीक है, तो लिखे क्या? थोड़ा सा भैया आपने इतना जो बकर बकर करा ना, अगर लिखवा देते ना तो हमको तो मजे ही आ जाते। क्या ही आ जाते? फिर भैया ये हाँ भैया। उसमें तो नहीं पूछते होंगे, किसमें? मतलब आगे से क्वेश्चन तो नहीं आते होंगे, हिंदी में लिख लो तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं रे, मतलब लैंग्वेज में लिख लेता हूँ। हाँ हिंदी पहले में। मेरी लैंग्वेज तो देख ले, अगर वो अच्छी लगे तो वही लिख लेना। इफ हाँ, एक्चुअल ठीक। आउटपुट इज इक्वल टू बजटेड आउटपुट, BUDGETD, ठीक है? नो नीड फॉर रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। रिवाइज स्टैंडर्ड, कैलकुलेट ही नहीं करना है। बट इफ एक्चुअल आउटपुट इज नॉट इक्वल टू बजटेड आउटपुट, ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? We are required to prepare रिवाइज, क्या बोलते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड में कंफ्यूज तो नहीं हो गए? नहीं भैया, नहीं। मेरे को एक चीज बताओ, रिवाइज और स्टैंडर्ड के अंदर, रिवाइज स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड में पर यूनिट तो हमेशा सेम ही होगा, टोटलिटी में ही चेंज करेगा क्योंकि यूनिट के इसमें चेंज कर रहा है। ये चेंज करने के लिए भैया आपने एक है ना सेक्सी सा बिल्कुल प्यारा सा एक फॉर्मूला भी लिखवाया हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट परसेंटेज चेंज इन, मतलब